नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन 2014 और 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला। लिहाजा सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ चुकी है और नतीजे आने के दौरान ही जब यह तय हो गया कि बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े से चूक रही है, तभी एनडीए के सहयोगी दलों, खास करके जेडीयू और टीडीपी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म होने लगा था। नतीजों के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की अहमियत एनडीए में बढ़ चुकी है। ऐसी खबरें हैं कि जेडीयू ने 3 मंत्री पद की डिमांड की है, जबकि टीडीपी ने 4 मंत्री पद के साथ ही स्पीकर पोस्ट की भी डिमांड रखी है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी दल इस बात को नहीं कह रहा। बीजेपी घोषणा पत्र की कई बातों से सहयोगी दल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अग्निवीर स्कीम और यूसीसी पर अब जेडीयू पुनर्विचार की बात कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि पार्टी गठबंधन धर्म का तो पालन करेगी, लेकिन किसी दबाव में काम नहीं करेगी। आज की चर्चा इसी विषय पर, क्या नई सरकार सहयोगियों के बंधन में काम कर पाएगी या फिर बीजेपी समेत सहयोगी भी गठबंधन धर्म निभाएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और उनके साथ सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो सारे लोग हैं और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे और अच्छे ढंग से सरकार चलेगी। देखिए, पूरे देश को भरोसा है और नरेंद्र भाई मोदी जानते हैं कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सब साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो ऐसे में दहाड़ के सवाल, सहयोगियों के बंधन के साथ कितनी मजबूती से चल पाएगी गठबंधन सरकार, और क्या बीजेपी को अपने घोषणा पत्र के वादों से समझौता भी करना होगा? क्या यूसीसी के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना होगा? क्या आर्थिक सुधारों पर नई सरकार को खींचने होंगे अपने कदम? और क्या सहयोगी दल भी गठबंधन धर्म का पालन करने में सहयोग देंगे? ये तमाम सवाल जिस पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ करा दे, ऋषभ तिवारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ज्योति कुमार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, अखिलेश कटियार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से, और मोहम्मद नेमतुल्ला साहब, पूर्व विधायक जेडीयू से, चिराग सेठी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल ऋषभ जी आपसे ही, क्या इस गठबंधन में बंधन भी है, खास करके कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हों या फिर जो प्रमुख वादे हों? गठबंधन के बाकी दलों का रुख जो उसको लेकर है, क्या बीजेपी समझौता करेगी इन तमाम वादों से भी? जी, सबसे पहले धन्यवाद भारत 24 का, जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। जी, इस गठबंधन में नीति है, इस गठबंधन में नेतृत्व है, इस गठबंधन की नीयत है विकसित भारत का, और सारे हमारे साथी विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। कोई कहीं से दबाव नहीं है, ना हमारे गठबंधन के किसी साथी ने कोई दबाव दिया है, ना हम कोई दबाव महसूस करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें कहीं से किस तरह का कोई इसमें संशय नहीं है। एक भ्रम, एक डर, एक अविश्वास विपक्ष के अंदर है, जो वो किसी तरह खलबली मचाने में अपने आप में लगा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ विकसित भारत के संकल्प के लिए लगी हुई है। सर, हमें से कहीं में से कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि हमारे साथ कोई चल रहा है तो वो किस मंशा से चल रहा है। सबका मंशा केवल एक है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कैसे आगे विकास की ओर बढ़ाएं। ज्योति कुमार सिंह जी, सवाल आपसे, बिना बहुमत के जब कहा जा रहा है कि बीजेपी एनडीए के साथ है, दोनों घटक दलों के साथ सरकार बना रही है, तो दबाव होगा, लेकिन इसके पहले भी तो बीजेपी अपने दम पर जब बहुमत में हुई तब भी एनडीए की ही सरकार थी और बाकी दलों को भी हिस्सेदारी दी गई, जिम्मेदारियां दी गई थी एनडीए की इन दोनों कार्यकाल की सरकारों में भी।
आयुष जी देखिए, 2014 से 2024 तक की जो सरकार थी, अभी से पहले तक की, उनमें इनको बहुमत थी। भारतीय जनता पार्टी इटसेल्फ दे हैड मेजोरिटी से, मैजिक नंबर से ज्यादा इनका नंबर था, तो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास वो नंबर नहीं, और ये नंबर 272 का जो मैजिक नंबर है सरकार बनाने के लिए, वो इनको एलाइज पर निर्भर करना पड़ेगा। अब इनके जो एलाइज, वो एलाइज पहले हमारे साथ भी थे, जैसे जेडीयू की बात करें और कुछ लोग और भी जो इनको अगर देंगे साथ, तो हमारे साथ, तो जब हमारे साथ थे तो उन बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी को का क्रिटिसाइज करते थे। जैसे यूसीसी के बारे में भी उनकी बातें होती थी, अग्निवीर जो उनका एक मुहिम चला था, उस पर भी उनके बात अलग होते थे। तो जैसे कि ट्रिपल तलाक पर भी था, जैसे बहुत से, जैसे एक ही समय में असेंबली और सेंटर में इलेक्शन कराने के बाद पर भी ये लोग अलग अलग विचार रखते थे। तो क्या नरेंद्र मोदी इन बातों को कर पाएंगे, ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि उनके तो विचार अलग रहे हैं। अब उनके विचार जब अलग रहे हैं और जब सरकार में उनके साथ आएंगे तो विचार बदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी भी जनाधार उन्हीं बातों से रही होगी। और उनको भी अगर सीट मिली है, जैसे जेडीयू को सीट मिली है, बिहार में 12 सीटें मिली है, तो उनके कुछ जो विचार होंगे उन विचारों के आधार पर भी मिले होंगे। तो इन बातों को देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये कैसे कैरी करती है। शिंदे गुट से कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ हैं। कृष्णा हेगड़े जी, एक बढ़िया पॉइंट बताया ज्योति जी ने कि भले भागीदारी रही हो, लेकिन एजेंडा जो था, सरकार के जो फैसले थे, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिसाब से थे। अब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी और वहां आपको समझौते भी करने होंगे। हालांकि आपकी पार्टी के भी कई सारे अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन उतने मतभेद या वैचारिक तौर पर एक सिमिलरिटी दिखती है बीजेपी और आपके गुट में। लेकिन जेडीयू है, टीडीपी है, उनके अलग अलग स्टैंड रहे कई अलग अलग इश्यूज को लेकर। वहां क्या दबाव नहीं रहेगा सरकार पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये 40 पार्टी जो है, ये प्रीपोल अलायंस है, इलेक्शन के पहले का एक अलायंस है, और हमने नरेंद्र मोदी जी को हमारा नेता मानकर हम ये इलेक्शन में आए हैं, और लोगों के आशीर्वाद हमको मिली है। फिर से नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जनहित, लोकहित और देशहित में काम करना चाहती है, और हम विकसित भारत की ओर इस देश को लेके जाना चाहते हैं। 2047 हमारा लक्ष्य है कि इंडिया एक सुपर पावर बने। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम बनने ही जा रहे हैं कुछ ही सालों में। और मुझे लगता है कि सभी जो पार्टी है उसका लीडरशिप जो है वो एकदम मैच्योर्ड है। भारतीय जनता पार्टी का भी लीडरशिप मैच्योर्ड है, और हमारे जो 40 घटक जो है उनके पार्टियों का भी लीडरशिप मैच्योर्ड है। सभी अनुभवी पॉलिटिकल नेता है, और मुझे नहीं लगता है कि कहाँ पर भी कोई तरह की दिक्कत आने वाली है। दिक्कत तो इंडिया अलायंस में आ रही है, यहाँ पर अभी से ही लोग उनके मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस से भी लोग उठकर हमारे पास आएंगे, टूटकर हमारे पास आएंगे, और मोदी जी को अपना नेता मानकर एक सशक्त भारत की ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भारत के लोगों को लेके जाएगी। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे भी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद अजित पवार गुट के कुछ नेता नाराज हैं और शरद पवार के साथ वापस जा सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन अखिलेश कटियार जी, एक मतभेद या वैचारिक अलगाव जो है, अलग अलग दल का अलग अलग स्टैंड होता है, वो इंडिया अलायंस में भी तो दिख ही रहा है। आम आदमी पार्टी का अलग स्टैंड, कांग्रेस का अलग स्टैंड, और आपकी सरकार आती तब भी वो दबाव वाला फैक्टर दिखता है, जैसा कि एनडीए में आप लोग दावा कर रहे हैं या जिक्र जिसका किया जा रहा है। अखिलेश जी। आयुष जी नमस्कार। अभी हमारे साथ इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हैं उनके आपस में क्या मतभेद हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है जो सरकार बनाने के लिए जिन दलों ने आपस में एक साथ होकर चलने की बात कही। मैं बात करूं नीतीश कुमार जी की, अब एक एजेंडा है जाति जनगणना का। क्या इस एजेंडे पे नीतीश कुमार जी समझौता करेंगे? अगर करेंगे तो बिहार की जनता को क्या कहेंगे वो? और क्या मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पे जो चिल्लाते रहे कि जाति जनगणना का एजेंडा झूठ हो गया, फ्लॉप हो गया, जनता ने नकार दिया, उस पे क्या राय लेती है बीजेपी? एक बात। दूसरी बात, आप जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब बीजेपी के खिलाफ माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में सरकार चला रहे थे लालू जी के साथ और समाजवादियों के साथ, तो उन्होंने 75% रिजर्वेशन दिया।
शेड्यूल 9 में उसे डालने की बात कर रहे हैं। क्या देश के और हिस्सों में भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे क्या भारतीय जनता पार्टी बात मानेगी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जो संविदा में रिजर्वेशन बिहार ने दिया है, क्या देश में भारत के प्रधानमंत्री संविदा में रिजर्वेशन देंगे? अगर नहीं देंगे तो क्या नीतीश जी उस पर क्या स्टैंड लेंगे? चौथी बात, जो जुडिशरी में राज्य में रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी ने दिया है, क्या देश के राज्य स्तर पे पूरे देश में जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू करेंगे? अगर देश के एनडीए की सरकार नहीं मानती है तो क्या नीतीश कुमार जी का अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्धता कम मानी जाएगी, ज्यादा मानी जाएगी? हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार साल 1.5 साल से ज्यादा की उम्र इसकी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काम नीतीश जी ने बीजेपी के जब खिलाफ में थे, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे, उन कामों को जो जमीन पर उतार के उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उन मुद्दों से समझौता करके मुझे नहीं लगता है कि वो चीज आगे लेके जाएंगे। तो एनडीए की सरकार ये केयर का संग होगा, मुद्दों पे समझौता करके चलेगी तो बहुत चलती नहीं दिखती। ठीक है नेमतुल्लाह साहब, इसी पर, क्योंकि ये संशय सबसे पहले जो है वो नीतीश कुमार की पॉलिटिकल स्टैंड्स को लेकर रहा है, और विपक्ष अगर इतने सारे आरोप तमाम बुनियादों को लेकर उठा रहा है तो उसमें भी नीतीश कुमार के अलग अलग पॉलिटिकल स्टैंड्स जो रहे हैं, चाहे उसको आप अंग्रेजी में ये कह लीजिए या जो पाला वो बदलते रहे, उसको लेकर जो डाउट है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। सबसे अहम सवाल, क्या जेडीयू का जो अपना एजेंडा है कई अलग अलग मुद्दों को लेकर, जैसे अग्निवीर को लेकर समीक्षा की मांग की गई, यूसीसी पर कहा गया कि फिर से बातचीत करने की जरूरत है ऐसे फैसलों को लेकर, क्या ये दबाव रहेगा जेडीयू की तरफ से सरकार पर? नेमतुल्लाह साहब। देखिए जी, 18 बरस से नेचुरल एलाई है, बीजेपी पार्टनर, उससे मिलकर सरकार चला रहे हैं। बीच में कुछ इधर उधर हुआ और गए, वो भी एनडीए गठबंधन बनाने चले थे, लेकिन सहमति नहीं बनी। देखा कि यहाँ कमजोर लोग हैं, इन लोगों से आगे देश की मजबूती नहीं होगी, इसलिए वहाँ के माननीय मोदी जी के साथ मिले और कहा कि देश की मजबूती माननीय मोदी जी के हाथ में है, और ये अगर प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो देश और मजबूत होगा और हमारा बिहार भी में ज्यादा मजबूती आएगी। हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे तो हम ज्यादा बिहार का विकास करेंगे। जातीय गणना का सवाल जहां तक है, नीतीश कुमार जी ने जब प्रधानमंत्री से ऑल पार्टी लीडर्स को लेकर मीटिंग किया तो वहां उन्होंने सहमति नहीं बनी, तो वहां कहा ठीक है हम जा रहे हैं अपने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के लिए, और परमिशन उन्होंने दिया कि आप अपने स्तर से कराइए, और नीतीश कुमार ने कराया और उसमें सफल रहे। आज जिसके हिस्सादारी है उसकी भागीदारी मिल रही है, और उन्होंने कोटा भी बढ़ाया, आरक्षण का कोटा भी बढ़ाया हर वर्ग के लोगों के लिए। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और बढ़िया से अच्छे से एनडीए प्री अलायंस था, एनडीए के सरकार में हमारा जेडीयू का, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने काफी सफल हासिल किया, और इससे बेहतरीन तरीके से ये अस्थाई सरकार चलेगी। जो भी डिफरेंसेस होला हम लोग बीच में आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी से जो विरोधी दल पेट में दर्द हो रहा है, इनको हमें संभालना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी से ये क्यों परेशान हो गए? हम अभी ओथ लेंगे, हम बैठेंगे, हमारा विचार होगा, और डबल इंजन की सरकार से हम बिहार में हम काफी विकास का झंडा बुलंद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे। ठीक है चिराग शेट्टी साहब, भले सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ थी, हरियाणा में थी, लेकिन पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े, तो अगर आपकी सरकार आती तो ये विरोधाभास आपके यहाँ भी दिखता, चाहे वो स्टैंड में या फैसलों में? सबका एजेंडा अलग है, वादे अलग थे, मैनिफेस्टो अलग था। देखिए बिल्कुल आयुष जी, बट कुछ ऐसी चीजें थी जहां पे हम सब लोग एग्री कर रहे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, चाहे नौकरियों की बात थी, चाहे महंगाई की बात थी। पर मैं आज जरूर पूछना चाहूंगा कि टीडीपी अगर बोलती है 4% मुस्लिम रिजर्वेशन देना है तो इस पे भाजपा का क्या स्टैंड होगा? अगर वो बोलती है 1 लाख रुपए की हज की सब्सिडी देनी है तो उस पे आज भाजपा का क्या स्टैंड होगा, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज ये जो घटक दल साथ भी आए हैं, इनमें डर इतना है क्योंकि ये भाजपा जो पार्टी तोड़ रणनीति अपनाती है कि टीडीपी ने पहले ही बोल दिया है, और आपके सूत्रों से ही पता चला है, आपके चैनल भी चला रहा था कि उन्होंने पहले बोला मुझे स्पीकर दीजिए, स्पीकर की पोजीशन हम रखेंगे 16
जिनके सांसद है वो कहते हैं पहले हमें स्पीकर की पोजीशन दीजिए, क्योंकि ये पार्टी का एक इमेज ऐसा है जिससे सिर्फ तोड़-फोड़ की राजनीति करनी आती है। आज इनके पास कुछ नहीं, आज स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं आंध्र और बिहार के लिए, कहां तक ये मना करेंगे बताइए। आज ये जो शेर बोलता था 400 पार, वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। 400 पार की बात तो छोड़िए, जिस जगह राम मंदिर बोल के इन्होंने मंदिर बनवाया वो सीट तक के हार गए। प्रधानमंत्री 5 लाख वोटों से पिछली बार जीते थे, इस बार 1.5 लाख वोट से जीत पा रहे हैं। ये इनके हालात है। इनकी मंत्री स्मृति ईरानी जो किस तरह के शब्द यूज करती थी राहुल गांधी जी के लिए, कितने वोटों से हारी है वो, आज बताएंगे यहां पर कि जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया है। आज ये सरकार तो बना लेगी गठबंधन की, पर जिस तरीके के हाव भाव आपको प्रधानमंत्री के देखने को मिले हैं, ये सरकार चलने वाली है नहीं। टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो, सब आज जो मंत्री पद मांग रहे हैं, और आपके चैनल के थ्रू ही मुझे पता चला है कि लगभग 10 मंत्री पद मांग रहे हैं। इतने तो इनके पास देने के लिए भी नहीं है। क्या करेगी, कैसे चलेगी ये सरकार जिसमें अभी से कोई भरोसा नहीं है एक दूसरे पे। टीडीपी ने आज अगर मांगा है स्पीकर का पद तो इसलिए मांगा है क्योंकि उन्हें पता है कि इनके जो इंटेंशन है, इनकी जो रणनीति होती है वो पार्टियों को तोड़ने की होती है। चलिए ठीक है, अगर हमारा अपना स्पीकर होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक। ऋषभ तिवारी जी, सबसे अहम सवाल यही कि 2 कार्यकाल जो आपके रहे वो बड़े फैसलों के लिए गिने गए, खास करके जो सेकंड गवर्नमेंट रही मोदी गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। लेकिन क्या ये गठबंधन की सरकार भी उसी तरह से स्ट्रांग फैसले ले पाएगी? और खास करके ऐसी स्थिति में जब जेडीयू समीक्षा की मांग कर रही है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाए, यूसीसी जैसा फैसला, वन नेशन वन इलेक्शन जैसा फैसला जिसकी बात लगातार चल रही थी, या ये माना जाए कि ये तमाम एजेंडे बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन एनडीए की सरकार में इसको लेकर एक कंसेंसस की जरूरत होगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत होगी। फर्क यही है कि बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार अब ऋषभ जी एक बार अनम्यूट करिएगा, शायद आपने म्यूट कर लिया क्या, एक बार देखिए। सॉरी, माफी चाहूंगा। बोलिए। देखिए, आपके सारे प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन ये डिबेट का डिस्कशन का होता है, तो उस पर मैं थोड़ा जवाब दे दूं। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जनता को बेवकूफ समझते हैं, उनको जरा जवाब दे रहा हूं। इन्होंने क्या कहा कि स्मृति ईरानी हार गई, आपको बहुमत नहीं मिला। अरे जनाब, आपको तो बहुत बहुमत मिल गया है। जहां आपकी इतनी बड़ी सरकार थी दिल्ली में, 7 की 7 सीट आपका गठबंधन हार गया। आपको तो जनता सर पे बैठा ली। पंजाब में आपकी सरकार थी, 3 सीट लेकर आए पूरे देश में, आपको तो जनता सर पे बैठा ली। मतलब खुद हम फेल हो गए। और कोई इंसान अगर 95% के बजाय 75% लाया है तो वो अरे तुम्हें जनता नकार दी है। अपनी चिंता कीजिए कि जनता ने आपको मुंह की खानी पे क्यों मजबूर कर दी। 7 में से 1 सीट जीत कर नहीं आए, पूरे देश में 3 सांसद लेके उछल रहे हैं और चिंता हमारी जता रहे हैं। अच्छी बात है, अपने अंदर चिंता कीजिए। अब मेरे सवाल पर आते हैं, क्या ये मजबूती की सरकार की बजाय मजबूरी वाली सरकार होगी? हाँ, कोई मजबूरी सर, हम तो मजबूर कभी होते भी नहीं और हमारे गठबंधन कभी मजबूर करते भी नहीं। ये इनकी मजबूरी है कि पंजाब में एक दूसरे से फाटम फाइट और दिल्ली में आओ मेरे भाई। ये राजनीति कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये दोगली राजनीति तो नहीं करती, वो अपने कार्यकर्ताओं को छलने का काम लेकिन अलग अलग दलों का अलग अलग स्टैंड आपने सबका सुना। और टीडीपी की तरफ से वादा भी किया गया था मुस्लिम रिजर्वेशन का, जिस मुद्दे पर आप विपक्षी दलों पर हमलावर थे, वही वादा टीडीपी ने किया। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में हमने देखा है क्या जेडीयू का स्टैंड है, नेमतुल्लाह साहब उससे दोहरा भी देंगे। वही सवाल है कि वो एजेंडे में जो डिफरेंस है, जो मुद्दों में डिफरेंस है, विचारों में डिफरेंस है, वो सरकार के कामकाज पर असर नहीं डालेगा। कैसे माना जाए इसको? देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास करना। उस एजेंडे के तहत अगर कोई सकारात्मक सुझाव आएगा तो वो बात का विषय हम बिल्कुल उस पर देखेंगे। और हमने पहले भी बड़े भाई की भूमिका निभाई है। कम सीट आने पे भी नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। तो हमारे लिए सत्ता प्राथमिकता नहीं होती सर। हम उन्हीं पार्टियों में से हैं जो सेवा भाव से काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये इनको सोचना चाहिए। आने पर अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनको कई सारे समझौते करने पड़े होंगे राज्य स्तर पर। उनकी कैबिनेट में सीटें घटी, उनको फैसले लेने में भी कई सारे चैलेंजेस देखने पड़े होंगे और देखा ही उन्होंने। वही सवाल है कि क्या इस तरह की चुनौती है बीजेपी के सामने? सर, अभी तो फिलहाल एक ही चुनौती है कि भारत को विकासशील से विकसित कैसे बनाए। इसके अलावा कोई चुनौती नहीं है। उस रास्ते में हमें जो कदम उठाने होंगे विकसित भारत के लिए, हम वो उठाएंगे। सारे साथी हमारे एकजुट मजबूत से खड़े हैं, क्योंकि
हमने कभी एक दूसरे के लिए ये नहीं सोचा कि तुम 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ। यहाँ सबका एजेंडा एक ही है, मोदी जी के नेतृत्व में विकास करना है। और सबको ये पता है कि ये जो ठगबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, इनके पास जाएंगे तो केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति पाएंगे। यहाँ देश के लिए स्वार्थ की नहीं, सेवा की राजनीति। ज्योति जी, अगर 150 सीटें 200 सीटों के साथ आप सरकार अगर बना सकते हैं तो उनके पास तो आंकड़ा और ज्यादा बेहतर है, और प्री पोल अलायंस के साथ उनके पास बहुमत का आंकड़ा भी है। और ये तमाम दल भले आप दावा कर रहे हैं, और ये सही भी है एक मायने में कि ये दल आपके साथ भी रहे, लेकिन पुराने तौर पर जेडीयू और टीडीपी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, तो कोई नया मतलब अलायंस तो हुआ नहीं है। देखिए आयुष जी, जैसा कि मैंने पहले भी किया और आप भी जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो 51% जिसका नंबर होता है वो सरकार बनाती है। अब उससे वो 5 कम है या 40 कम है, और चाहे हम 100 कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम 272 नहीं है तो हम उससे कम है, और लेकिन हम फर्क अकेले नेगोशिएशन में तो पड़ेगा कि किस पार्टी का एजेंडा कितना हावी रहेगा। 140 सीटों के साथ अगर कोई पार्टी आती है सरकार में, या 240 से कोई आता है, तो उसमें फर्क पड़ेगा, फैसलों में फर्क पड़ेगा, एजेंडे में फर्क पड़ेगा, ठोस फैसलों में। ये तो मानेंगे ज्योति जी? आयुष जी, मैंने आपके उस बात पर ये बात बोला कि जब आप ये बोल रहे हैं कि आपके नंबर कम के उनके तो बेहतर है, बिल्कुल मेरे से नंबर बेहतर है, लेकिन वो सरकार अकेले बनाने के लिए सक्षम नहीं है। जब वो सक्षम नहीं है तो अपने एलायंस पार्टनर के साथ, जिनके साथ गठबंधन किया, उनके साथ मिल के करने पड़ेगा। जब उनके साथ मिल के करना पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी जी को वो आदत नहीं है कि सबको लेकर चले। उनका जो आदत है, अपने रूम में बात सोचते हैं, अपने मंत्रिमंडल को भी किसी को नहीं बताते हैं, अब उसके किसी पार्लियामेंटेरियन को भी नहीं पता होता है, और वो सीधा आकर अनाउंस करते हैं। अब वो बात अलग हो गई। अब बात है कि उनको कुछ सोचने से पहले अपने मंत्रिमंडल की तो बात सोचिए, अपने एलायंस से बात करना पड़ेगा। अगर वो अपने एलायंस से बात... इसी पर एक जवाब लेते हैं ऋषभ जी से। ऋषभ जी, जैसे 370 का फैसला था, कहा गया कि वो फैसला जब लिया गया तो देश में सिर्फ 2.5 लोगों को मालूम था कि इतना बड़ा फैसला लेना है। अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ज्योति जी कह रहे हैं। देखिए, इनके पास अब कुछ काम नहीं है सर। इनके पास केवल ये काम है कि भारतीय जनता पार्टी सुबह उठ के क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या, उनके नेताओं ने खाना खाया, भारतीय जनता पार्टी क्या आगे करने वाली, यही सोचते हैं। लेकिन इस पर जवाब दीजिए ना। तय किया है कि मैं जवाब दे रहा हूँ, उस पर जवाब दे रहा हूँ। हमने तय किया है कि भारत को आगे बढ़ाना है, और इसके लिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब कोरोना का समय आया तो हमने ये बात आपने बताई, लेकिन आपके भारत को आगे बढ़ाने के नजरिए में और नीतीश कुमार के भारत को आगे बढ़ाने के नजरिए में फर्क हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, उनकी पार्टी भी अलग है, एजेंडा भी अलग है, अलग अलग मुद्दों को लेकर स्टैंड भी अलग होता है। वही सवाल है कि 370 जैसा फैसला, सख्त फैसला, चैलेंजिंग फैसला, जिसको लेकर माना ही नहीं जा रहा था कि इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है, आपकी सरकार ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्योति जी जब ये कह रहे हैं कि वो फैसला जिसको लेकर जानकारियां कम लोगों को होती थी, अब आपको अलायंस को पहले भरोसे में लेना होगा, फिर आप संसद में ऐसा फैसला ले पाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ गई आपकी। पहले एनडीए की सरकार जरूर थी, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं थी। इनकी ये सोच, इनको मुबारक है, ये विपक्ष में बैठे हैं, सोचें, जरूर अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने कार्यशैली से इस देश में अपनी विश्वास को बनाए हुए हैं, और इसका सीधा एग्जाम्पल है कि एनडीए चुनाव लड़ी थी और एनडीए बहुमत पा के निकली है, कोई पीछे नहीं छुटी। और ज्यादा फैसले की बात है सर, अगर हमें कोई फैसला लेना होगा तो उसी मजबूती से हम लेंगे, बिना किसी दबाव में हम काम करेंगे। ठीक है ज्योति जी, छोटा सा क्विक रिएक्शन, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। ज्योति जी, साथ देने वाला है। नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति तो थी बिना किसी शर्त के, अब अनऑफिशियली भले जानकारी मिल रही है कि कोई स्पीकर की पोस्ट चाहता है, कोई 2 कैबिनेट बर्थ चाहता है, कोई 4 चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिना किसी शर्त के ऑफिशियली चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है। ये तो एक तथ्य है। ठीक है, उसको हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं? जो आप दिखा रहे हैं या आपके माध्यम से ही पता चल रहा है। मेरा तो सवाल इन बातों पर है ना कि जो कैंपेन में प्रधानमंत्री कहते थे कि सारे लोगों को भड़काने का, पोलराइज करने का जो कोशिश करते थे कि तुम लोगों का अधिकार हम मुसलमानों को नहीं लेने देंगे, तुम लोगों का अधिकार। तो क्या इस देश में जब सेक्युलर स्टेटस बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम बार बार कहते थे कि, और इनके नेता कहते थे कि हम 400 आएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और हम लोग कहते थे कि हम सबको समान अधिकार देंगे, और प्रधानमंत्री अपने कैंपेन में कहते थे, लोग को डराने का काम करते थे कि जब हम आएंगे, हमारे जिंदा रहते हुए हम किसी भी हालत में मुसलमानों को
और माइनॉरिटीज को हम उनका अधिकार रिजर्वेशन नहीं देंगे। इन बातों पर नीतीश जी क्या करेंगे और प्रधानमंत्री क्या करेंगे, ये तो कितने इस पर तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन भी गए। और जो सबसे बड़ी बात मैं आयुष जी कहता हूँ, अभी जब हमारा पहला सेशन शुरू होगा उसमें आज ही राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जो आपने भी देखा होगा। पहले तो उनको जवाब देना पड़ेगा, जो कभी प्रधानमंत्री शेयर मार्केट में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने नहीं कहते थे और 20 लाख करोड़ का जो रुपया डूब गया, जो 3 जून को शेयर मार्केट ऊपर गया और 4 जून को शेयर क्रैश कर गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने सलाह दिया और आदेश दिए कि लोकल इन्वेस्टर को कि आप पैसा इन्वेस्ट किए। पहले तो उस पर हम लोगों की मांग होगी, जेपीसी की मांग होगी कि ये क्या कनेक्शन था बीजेपी और ये जो हमने राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाई। जयराम रमेश ने भी जो सवाल उठाया 35 लाख करोड़ का ये मैनिपुलेशन का एक आरोप है और जेपीसी जांच की बात राहुल गांधी का पक्ष ने सुनवाया, उस पर जवाब भी ले लेंगे, ऋषभ जी से जवाब भी ले लेंगे। लेकिन सवाल अखिलेश जी आपसे भी है कि गठबंधन की सरकारों में आप भी रहे हैं और आप लोगों का भी वो अनुभव रहा है। केंद्र में बीजेपी एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई और इतना बड़ा आंकड़ा 1991 में नरसिम्हा राव के पास इसके पहले था जब गठबंधन की सरकार थी। वो सरकार भी अच्छे से चली, ये सरकार भी अच्छे से ही चलेगी, दावा है। आयुष जी, जो बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सबका एक ही मकसद है, माननीय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ा क्यों था, ये किसी देश से छुपा नहीं है, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं था, कोई दूसरी वजह नहीं थी। और वो बातें बहुत बदली नहीं है। नहीं, वही नीतीश कुमार अभी नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर एक साथ दिखे, रोड शोज में एक साथ दिखे, ये भी कहा कि गलती हो गई, इधर उधर चले जाते हैं, अब साथ ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा बात पे एनडीए छोड़ के चले गए थे नीतीश कुमार जी। आज जब परिस्थिति बदली है तो मुझे लगता नहीं आयुष जी वो विषय बहुत डाइल्यूट हुआ होगा। नीतीश कुमार जी जिस तरीके के पॉलिटिशियन। अखिलेश जी, इसके बाद अगर यही कहा जाए 17 में आप लोग साथ थे कांग्रेस के, 19 में नहीं थे साथ, 22 में भी साथ नहीं थे, 24 में साथ आ गए, तो ये तो इसमें ज्यादा कम ड्यूरेशन है बीजेपी और जेडीयू के कंपैरिजन में। और जो इनका भारतीय जनता पार्टी कह रही कि विकसित भारत बनाने का जो एजेंडा है, इनका एजेंडा गरीब को और गरीब बनाने का है, अमीर को और अमीर बनाने का। मेरा गठबंधन सरकारों पर सवाल था। देश समझ चुका है, ये पूरा देश समझ चुका है कि पिछले 10 साल में गरीबों को किस तरीके से, किसानों को, मजदूरों को आपने खून चूस के इस देश में चंद उद्योगपति खड़े कर दिए जो दुनिया के सबसे बड़े। आपने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार का स्टैंड 2014 में बदला था। मैं वापस आऊंगा, मैं ज्योति बाबू आता हूं 1 मिनट। लेकिन सवाल यही है अखिलेश जी कि आप लोगों का स्टैंड भी बदला है, राजनीति में बदलता रहता है। 2014 की बात की जाए, 17 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 22 की बात की जाए, अलग अलग गठबंधन रहे हैं आप लोगों के। 17 में आप लोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ लड़े थे, 19 में बसपा के साथ गए, मायावती के साथ गए, 22 में आप लोग अलग अलग छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आए थे। तो राजनीति में स्टैंड बदलता तो रहता ही है, कोalition। आयुष जी, स्टैंड बदलता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को एनडीए में प्रॉब्लम अगर किसी से थी तो सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी से थी। विचारों के स्टैंड पे आगे पीछे बात रह सकती है और वो विचार बीजेपी के साथ जेडीयू के आज भी खड़े हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अजित पवार के साथ थे, लेकिन उस तरह का नतीजा जब सामने नहीं आया, या यूं कह लें कि उनकी पार्टी एक सीट पर ही सिमट गई, तो कई नेता वापस पाला बदल भी सकते हैं। इन तमाम पहलुओं का असर आपको लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी होगा? और सबसे अहम सवाल ये कि ऐसी स्थिति में जब आपकी पार्टी के भी 7 सांसद जीतकर पहुंचे तो आप भी चाहेंगे कि कैबिनेट में आपको जगह दी जाए, उस कैबिनेट में जगह मिलने का फायदा आपको प्रदेश की राजनीति में भी हो? देखिए, बिल्कुल, पहले भी कैबिनेट में शिवसेना के पास जगह था। हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी 30 साल से है, हम ओरिजिनल एलाय है, तो हम हिंदुत्व के विचार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी से नहीं 3 दशकों से। तीसरी बात यह है कि देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा है और सीट लड़ने की तुलना में हमने उद्धव जी से भी ज्यादा सीट जीती है। उद्धव जी ने 21 सीट लड़ी थी और वो 9 जीते, हम 15 पे लड़े और हम 7 जीते। हमारे वहाँ एक गलती ऐसी हुई कि 4-5 जो हमारे विनिंग कैंडिडेट थे, जो पहले सांसद थे, उनको बदली किया गया और बाकी जो 5 सांसद थे उनको लास्ट दिन पर टिकट दिया गया। उनको तैयारी करने का भी
ज्यादा वक्त नहीं मिला। अजीत दादा के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है ये सब अफवाह है। छगन भुजबल जी ने स्पष्टीकरण दिया है कि कोई कहाँ पर जाएगा नहीं, सब अजीत दादा के साथ है, सब हम एकनाथ शिंदे जी के सरकार के साथ है। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोकसभा का इलेक्शन के जो मायने हैं वो अलग है, और जो विधानसभा के इलेक्शन है ये लोकलाइज इलेक्शन है। जो यहाँ पर जो रीजनल जो नेता है अपने अपने विधानसभा का, उनके जो प्रभाव के हिसाब से वो इलेक्शन जीतते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसी में कोई दिक्कत आने वाली है, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी की कोशिश थी कि विस्तार हो पार्टी का, लेकिन उस तरह से स्ट्राइक रेट बीजेपी का नहीं आया और कांग्रेस से भी बीजेपी महाराष्ट्र में पिछड़ गई। अब क्या सीट बार्गेनिंग को लेकर विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा असर नहीं डालेगा? आप ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी ने जिस रेशियो में लोकसभा चुनाव लड़ा उसी रेशियो में बीजेपी विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी? वही मैं पूछ रहा था आपसे। देखिए, आज के दिन पे बीजेपी के पास शायद 103 विधायक है, हमारे पास अजीत दादा के पास और हमारे पास 50-50 विधायक है। तो ये सीट तो हमारी सिटिंग सीट्स है, और उसके बाद जितने सीट हम हमारे बीच बटेंगे वो हम अपने बीच में तय करके तीनों पार्टी और जो हमारे एलाइज है, इसमें अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे जी की पार्टी है, 2 हमारे आरपीआई के घटक है और दूसरा रसपा है, तो ये सब हम मिलके आपस में तय करके हमारे जो नेता हैं पार्टी के, तो उन लोग सब मिलकर के तय करें। चिराग शेट्टी साहब, महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए। बीजेपी बड़ा दल है वहां, एकनाथ शिंदे उनसे छोटी है उनकी पार्टी, और नई पार्टी एक तरह से अगर देखा जाए, हालांकि दल पुराना ही क्लेम किया उन्होंने। इसी तरह से जेडीयू की भी सीटें कम है और बीजेपी वहां पर भी बड़ा दल है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी अगर चाहती तो उस बात को पुश कर सकती थी कि अपना मुख्यमंत्री हो। इसके बावजूद बीजेपी गठबंधन धर्म वहां निभा रही है। सेठी साहब। बिल्कुल आयुष जी, आप जी बिल्कुल 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 आयुष जी, आप सही बात कह रहे हैं कि इस तरह की चीज थी। पर वहीं पर सम्राट चौधरी जी का एक बयान मुझे याद आता है कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं उतारूंगा सीएम की कुर्सी से, मुरेठा नहीं उतारूंगा। मुरेठा एक वो सर पे बांधने वाला कपड़ा होता है, उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और कुछ कुछ खबरें इस तरह की थी कि चुनाव के बाद हम भाजपा का मुख्यमंत्री चाहते हैं, इस तरह की कुछ बातें मीडिया चैनल्स के थ्रू भी आई थी। तो कहीं ना कहीं आज कोई भी अलाय जो है वो भाजपा के साथ अपने आप को सेफ नहीं मानता। सबको पता है कि इनका काम है पार्टी तोड़वाना, और किस तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति करके। और महाराष्ट्र में तो ये तक बोला जाता है कि जब विधायक जाते हैं वहां के सचिवालय में तो 50 करोड़ 50 खोखा की पीछे से आवाज आती है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बोला गया है, ये बोला गया है, मैं नहीं। अगर ऐसा होता तो बीजेपी पहले इस बात को पुश करती कि हमारे मुख्यमंत्री को आगे आने दीजिए। खास करके महाराष्ट्र की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस तो बड़ा कद था उनका, उसके बावजूद वो उप मुख्यमंत्री बने। देखिए, आज की सिचुएशन बहुत अलग है। आज इनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। आज इनको टीडीपी की, आज इनको नीतीश कुमार जी की जरूरत है। और आज आप कोई भी स्कीम उठाकर देख लीजिए, अग्निवीर पर आज अभी सरकार नहीं बनी है, जितने भी इनके घटक दल है सबने सवाल उठा दिया है। मैंने आपसे हज की उसकी बात करी टीडीपी के लिए, मैंने आपसे स्पेशल स्टेटस की बात करी, सबने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो अब जो एक बात को हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये, लेकिन मान लीजिए अगर आप इंडिया ब्लॉक की सरकार आ जाती तो ये तो खिचड़ी और ज्यादा बड़ी होती। बीजेपी के पास आंकड़ा बड़ा है, 240 सीटें हैं और 32 सीटें ही कम है अलायंस में, और सबसे बड़ा दल इंडिया अलायंस में 99 सीटों के साथ कांग्रेस का है। तो ऐसे दबाव, ऐसे मतभेद, ऐसे स्टैंड और ज्यादा दिखते, उससे बेहतर स्थिति है कम से कम, ये तो मानेंगे आप, अगर यही लॉजिक है तो? नहीं, देखिए लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रधानमंत्री ने पोडियम पर आकर बोली थी। प्रधानमंत्री ने बोला था कि आपका जो है मुस्लिम रिजर्वेशन ये दे देंगे, आपका हक छीना जाएगा, आपके साथ ज्योति जी ने गिना दिया, वो सारी बातें ज्योति जी ने गिना दी, वो तो उस पर तो चर्चा हुई। जो मेरा सवाल है वो बताइए ना। नहीं, मुझे एक जवाब देना है इनका आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। देखिए, इनके नेता जेल में है शराब घोटाले में, इन्होंने पैसा खाया है, पहले ये देश के सामने वो कहे। इनके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। क्या नैतिकता है इनकी? अरे भाई, आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। ठीक है, वो चुनाव के पहले वाली चर्चा में हम चले जाएंगे अगर ऐसे मुद्दों पर फिर से चर्चा करें। जिन्होंने हमारे ऊपर दावा किया, मानहानि का दावा हमने किया है, जिन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि पैसा का एक्सचेंज हुआ है, हमने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया है, केस पेंडिंग है कोर्ट में और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा मिलेगी। सेठी साहब, मेरा सवाल, अगर यही सिचुएशन आपके साथ होती और आप सरकार में होते तो स्थिति और ज्यादा बुरी होती। अगर आपका ही दावा, आपका ही लॉजिक मान ले एक बार को,
मैं आऊंगा तिवारी जी। देखिए पहली बात आयुष जी, हमारी कोई ऐसी स्कीम नहीं चल रही थी। हम लोग 10 साल से विपक्ष में बैठे थे। हम लोगों का मेन काम जो था नौकरी देने का काम था, वो हर मैनिफेस्टो में नौकरी देने का काम था। हमारा काम था महंगाई कम करने का, तो हर मैनिफेस्टो में महंगाई की बात हुई थी। हमारा काम था लोगों की जिंदगी राहुल गांधी की तरफ से अलग वादा किया गया, आपकी पार्टी ने अलग वादा किया, सबके अलग अलग वादे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि फिर कैसे होता, कम से कम यहाँ एक बड़ा आंकड़ा तो है। नौकरी के वादे तो सबके थे ना, नौकरी के वादे तो आयुष जी सबके थे सिर्फ नौकरी ना। का वादा तो था नहीं चिराग जी। वादे नहीं थे, इन्होंने तो बड़े पैसे से चलिए ठीक है, नौकरी को हटा ही नेमतुल्लाह दिया था, साहब, छोड़ जेडीयू दिया को था। लेकर सवाल महंगाई लगातार पे उठ रहा है। बात नेमतुल्लाह साहब, खास करके देखिए, ये कहा जा रहा है कि अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, बनने की कवायद चल रही है, उससे पहले ही सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है अग्निवीर को लेकर, यूसीसी को लेकर। ये सवाल तो उठाएंगे, अभी ऑपोजिशन का काम ही है। नहीं, ये सवाल तो आपने उठाया ना सर, अग्निवीर को लेकर आपने कहा समीक्षा होनी चाहिए, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया। अरे तो सरकार बनने दीजिए, उस पर बैठकर हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये इंतजार आप भी कर लेते, सरकार बनने का, आपका दल कर लेता। हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया, हमने लिख के दे दिया सरकार बनाने के लिए कि हमारा प्री इलेक्शन अलायंस जो है उस पर हम अडिक्ट हैं। और जो बिहार की बात है, जो नीतीश कुमार का कम सीट हुआ, उसके पहले ही ऐलान हुआ कि नीतीश कुमार का ही चेहरे पर इलेक्शन हुआ और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर पूरे देश में चुनाव एनडीए लड़ा और बहुमत पार किया, तो इसलिए आज उनको सपोर्ट मिल गया, पूरा एनडीए का सपोर्ट मिला। इसी विधानसभा में आप आरजेडी के साथ भी तो चले गए थे, इसी आंकड़े के साथ, वहां भी मुख्यमंत्री बन गए थे। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, कवायद ही चल रही है। आप लोगों ने यूसीसी को लेकर सवाल उठाया, आप लोगों ने अग्निवीर को लेकर सवाल उठाया या समीक्षा की बात बताई, और यूसीसी को लेकर कहा कि बातचीत के साथ ही फैसला होना चाहिए। सवाल यही है कि बीजेपी अब तक मजबूत फैसले लेते रही है, सख्त फैसले लेती रही है। कई बार बाकी दल इसको लेकर उस तरह से राय नहीं रखते थे, इसके बावजूद बीजेपी ने अपने वादों पर, अपने मैनिफेस्टो पर काम करने की कोशिश की, और इसमें तमाम जो बड़े फैसले थे उसका जिक्र होता है। लेकिन क्या वैसी स्थिति होगी जब जेडीयू साथ है, आपकी पार्टी साथ है? देखिए बिल्कुल हम लोग बैठ कर जो भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग बैठ कर सॉर्ट आउट करें। हम सरकार चाहते हैं कि देश विकसित हो, मजबूत देश हो, दुनिया में हमारे भारत का जो नाम रोशन किया है माननीय प्रधानमंत्री भाई देखिए नेमतुल्लाह जी, वो तो अब तो वो कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी भी कहेगी, कौन नहीं चाहेगा कि देश विकसित हो, कौन नहीं चाहेगा, कौन सा दल इसमें पैनल में हमारे बैठा है वो कहेगा कि देश का नाम आगे ना बढ़े। मेरा सवाल वही है, वो आगे बढ़ाने का रास्ता, आगे बढ़ाने का नजरिया, अपना वोट बैंक, अपने एजेंडे अलग अलग होते हैं। और जब एक लंबे वक्त बाद नरेंद्र मोदी को पहला ऐसा मौका है जब उनको गठबंधन की सरकार चलानी है, वैसी स्थिति में आप लोग अपना स्टैंड कैसे बदलेंगे? यूसीसी को लेकर आप लोग उतने लिबरल नहीं रहे हैं, उतना आप लोगों का स्टैंड सख्त नहीं रहा जितना बीजेपी का रहा। उनके मैनिफेस्टो में लगातार रहा है, आपके मैनिफेस्टो में नहीं है ये। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि पीओके लेकर आएंगे, यूसीसी पर फैसला लेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला लेंगे। तो क्या इस मसले को लेकर आप लोग सहमत हैं अभी से? देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बैठ के हम लोग तय करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसमें सब फैसला होगा, सब बैठ के इस फैसला करेंगे। अभी जो क्यास कराना कोई बात नहीं है इसकी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो बिहार मजबूत हो, बिहार विकास करे, देश विकास करे। जनहित में जो भी फैसला लेना होगा उसके पीछे नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, इसका फैसला मजबूती से लेंगे और प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। ऋषभ तिवारी जी, यही कि अब की सरकार में टर्म्स एंड कंडीशन होगा, हर फैसले के नीचे छोटा सा स्टार लगा के टीएनसी लिखना ही होगा आपको। देखिए सर, मुझे लगता है कि टर्म कंडीशन के जगह जो हमारे आम आदमी पार्टी के काबिल प्रवक्ता बैठे हैं उनकी स्टेटमेंट में कुछ अपरिपक्वता दिखती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गठबंधन धर्म को साथ लेने की बात जो ये कह रहे हैं, ये शायद भूल जा रहे हैं कि इनके साथ उन्होंने भी 49 दिन की सरकार चलाई है गठबंधन वाली, ऐसा ताना मत मारिए उनके। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ताना नहीं मार रहा हूं सर, इन्होंने बड़े बड़ी बातें की, उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। जिम्मेदार पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, कार्यकर्ता हूं, तो मेरा कर्तव्य, आपके चैनल पे ये बोल गए हैं तो जनता को सही बातें सुनना भी जरूरी है, तभी तो टीवी डिस्कशन हम करते हैं सर। ठीक है, बोलिए प्लीज जवाब देने दीजिए, मेरा आपसे आग्रह होगा, निवेदन। बोलिए। इन्होंने कहा गठबंधन धर्म की बात कि भाजपा नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर नहीं चल रहे। इन्होंने ये कहा, ये शायद भूल जा रहे हैं
कि इनके साथ जो कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है वो इनके अपोज में पंजाब में लड़ी, इनके साथ जो कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है त्रिपुरा में सीपीएम और ये अलग में लड़े थे, और केरल में इनके कार्यकर्ता वहां पीटे जा रहे थे कांग्रेस के सीपीएम के द्वारा, पर ये वहां पे ये स्वार्थ की राजनीति की गठबंधन की है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कम विधायक होने के बावजूद शिंदे जी को मुख्यमंत्री, बिहार में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो साथ लेकर किसे चलना करता है वो देश ने देखा है। और दूसरी बात, बेशक ये सब कोई साथ हैं, जो आधा से अधिक लोग इसलिए साथ हैं कि बाकी परिवार मंत्री हमारा बचा कैसे रहे। प्रधानमंत्री के सम्मान की अगर इन्हें इतनी ही चिंता होती, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया, तो इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, सबको सम्मान मत देना, केवल गांधी परिवार, केवल गांधी परिवार। तो जिस परिवार के अंदर केवल परिवार मंत्री की चिंता हो, वो देश की चिंता कतई नहीं कर सकता सर। और अभी भी रिकॉर्ड मतों से हम अपने साथ पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी अकेली देश की सबसे बड़ी पार्टी मत लेकर आई है, कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं आई है। जनता का जनादेश हमें मिला है और हम पे ही विश्वास है। तो ये चिंता ये बाद में करे कि नीतीश जी को हम क्या जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब वक्त कम है थोड़ा सा, सवाल यही, क्या बड़े फैसले ले पाएंगे आप? ठीक है, तिवारी जी बताइए, क्या बड़े फैसले ले पाएंगे? उसमें जेडीयू कैसे सहमत होगी आपके साथ? बिल्कुल लेंगे। मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ आप थे, टीडीपी वहां वादा करके आई है, मैनिफेस्टो में उनके था, भाषण दिया है लगातार चंद्रबाबू नायडू ने, उसको लेकर आप मुखालफत करेंगे या साथ में खड़े रहेंगे? ये जब ये वो विषय रखेंगे कैबिनेट में आएगा तो उस समय आपको ऑब्वियस हमारे प्रवक्ता बता देंगे। ठीक है, ज्योति जी सवाल वही, गठबंधन की सरकार का कोई नया सिलसिला तो है नहीं, 1977 से लेकर कई सारी सरकारें हमने देखी हैं, 89 के बाद वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, फिर जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, देवेगौड़ा की, गुजराल की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मनमोहन जी की, सबकी सरकारें देखी हैं। ये 10 साल का जो पूर्ण बहुमत का सरकार का सिलसिला था, ये तो 3 दशक 3.5 दशक बाद आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री 2014 से 24 तक रहे, इसके 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक, उनको इसकी आदत नहीं है। उनको पूरे मेजोरिटी में शासन चलाने की आदत है। वो कभी भी बातों को शेयर करके नहीं किए, अब उनको शेयर करना पड़ेगा। मैं उन बातों का उल्लेख किया। आपने अपने एंकरिंग में और जो साथी बात कर रहे थे कि इसके पहले और किसी को नहीं आया, तो मैं व्यूअर्स के नॉलेज के लिए थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि 51, 52, 364 सीटें आई थी कांग्रेस को, और 57 में जो है 371 आई थी। नहीं वो तो सबको पता है, ठीक है। इंदिरा जी ने सिर्फ 161 आई। ठीक है, तो ये ज्योति बाबू, ठीक है, नहीं वो ठीक है, जनरल नॉलेज वाला चर्चा थोड़ी चल रही है। आप कहेंगे तो मैं भी गिना दूंगा, चाहे उसकी बात कर लीजिए आप। 77 में इंदिरा जी, वो तो अलग सवाल ही हो गया। उसकी चर्चा हुई तो मैं बता दिया। मैं अब आज बात पर आ जाते हैं। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अगर 2019 में 303 आई है, उसके पहले 284 या कुछ आई थी, और इस बार अगर कम आई है, तो इसके पीछे जो छुपे हुए जो बात है उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है कि किन बातों के लिए इनके 303 से इतने कम आ गए। तो उन बातों को नहीं नकारा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को लोगों ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री को उन सारे बातों को नकार दिया जो लेकिन क्या आपको चुना उस खारिज करने के सवाल के साथ? अगर चुना तो 99 सीटों पर ही क्यों चुना? हमें तो 50-55 से ऊपर लाकर 9900 तक लाया हमें, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमारे बातों को तो सुनकर हमें बढ़ाया, लेकिन इनकी बातों को सुनकर तो इनको घटा दिया। आप इस बात को देखें ना। ठीक है ऋषभ तिवारी जी, बहुत छोटा सा आखिरी रिएक्शन आपका, इसके बाद चर्चा हम खत्म करेंगे यहीं पर। बहुत छोटा सा रिएक्शन, सीटें आपकी कम हुई हैं, उनकी बढ़ी हैं और डबल हो गई हैं। जी आपका आवाज नहीं आ पाया। ऋषभ जी सवाल यही था जो ज्योति जी ने कहा कि हमारी सीटें बढ़ी हैं, डबल हो गई हैं, और बीजेपी की सीटें घट गई हैं। वैसे सब मैंने इसका जवाब पहले भी दिया, अभी भी दे रहा हूं। इनकी सीट बढ़ी है, इनको शुभकामनाएं हैं। हमारी सीटें कम हुई हैं, लेकिन जनता ने विश्वास हम पे ही दिखाया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट विषय, ये सबको मिलकर एक जो राग अलाप रहे हैं कि मोदी जी डिसीजन लेने का आदत नहीं है या मोदी जी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो ये भविष्य की जो चिंता कर रहे हैं उसकी चिंता ना करें।